हेलो एवरीवन, आई एम तृप्ति पंड्या। ये मेरे हाइड्रोलॉजी का फर्स्ट मॉड्यूल का अगेन एक सेकंड वीडियो है। हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर के मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, वो आपने बहुत अच्छे से रिव्यू किया है। नाउ ये वीडियो अगेन हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो थर्ड ईयर सिविल ब्रांच में ऑफ़र होता है, उसके लिए मैंने एक नोट जैसा बनाया है। मीन्स कि अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो जस्ट यू गो थ्रू दिस वीडियो, यू गेट ऑल ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल 1 और वी कैन से कि इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। ये वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, evaporation, evapotranspiration and infiltration. Factor affecting these 3 terms and the calculation of these 3 terms: evaporation, evapotranspiration and infiltration. राइट, तो ये वीडियो सिर्फ आपको ब्रीफ करेगा, मतलब आपको जैसे रिवीजन करना है कोई टॉपिक का पूरे मॉड्यूल का, तो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इट्स जस्ट ब्रीफ यू अबाउट मॉड्यूल 1 और चैप्टर 1 ऑफ हाइड्रोलॉजी, विच इंक्लूड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन and evaporation, evapotranspiration and infiltration in brief. Right, so let's start with the basic definition of hydrology. What is hydrology? Is a science. Hydro plus logy. Hydro always deals with, or it is a similar word of water. So hydrology is all about water science, we can say in single sentence. In terms of definition, it is a science which deals with the occurrence, distribution and movement of water on earth, in the atmosphere and below earth. So hydrology क्या है? हाइड्रोलॉजी एक साइंस है, राइट। वो क्या करता है, पानी कहाँ से आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और पानी की मूवमेंट क्या है, कहाँ पे, अर्थ पे, एटमॉस्फेयर में एंड बिलो अर्थ। राइट, सो यहाँ पे हमने 3 चीज़ लिखी है, 3 चीज़ को कंबाइन करके डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ अ साइंस विच डील्स विथ, सेकेंड चीज़ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट ऑफ वाटर, थर्ड थिंग ऑन अर्थ, इन द एटमोसफियर, बिलो अर्थ. So it is very simple definition that hydrology is a science which tell us about water, water movement, its occurrence and distribution. कहाँ पे, अर्थ पे, एटमॉस्फेयर पे, बिलो अर्थ पे, राइट। तो पानी की मूवमेंट अगर हमें देखनी है तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अभी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स जड़ चक्र, तो वो हमें स्कूल से पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज़ जड़ चक्र, पानी का सर्कुलेशन और पानी की मूवमेंट का कैसे होती है फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड बिलो अर्थ। तो उसकी मैंने फिगर नहीं ड्रॉ की है। इट इज़ वेरी सिंपल दैट द वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जो ग्राउंड पे जो वाटर होता है, जो हमारे रिवर और तालाब में जो पानी होता है, ड्यू टू टेम्परेचर उसका क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेटेड वाटर एटमॉस्फेयर में जाके फिर कंडेंस होके क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड फॉर्म करते हैं। देन ड्यू टू दैट प्रेशर वेरिएशन वो क्लाउड अल्टीमेटली रेनफॉल होके बारिश के फॉर्म में वापस से अर्थ पर आता है। एंड देन अगेन इट गेट इवेपोरेटेड, कंडेंस्ड इन द एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स आर फॉर्म, देन प्रेसिपिटेटेड। तो दिस इज़ वेरी सिंपल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फिगर, राइट। सो व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजिक साइकिल? द अर्थ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। एक ही सेंटेंस में हमें इसको याद रखना है। इट इज़ सिंपली द अर्थ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। द हाइड्रोलॉजिक
साइकिल में बी एक्सप्रेस्ड, अगर हमें ये पूरा जो मैंने आगे बताया जो फिगर ड्रॉ की उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में अगर याद रखना है तो वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है, दैट वाटर सर्कुलेशन और द रेनफॉल उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। दिस इज द टिपिकल हाइड्रोलॉजिकल टर्म फॉर रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, रेनफॉल। सो प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, रन ऑफ। रन ऑफ मीन्स क्या, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच फ्लो ऑन द सरफेस, जो पानी सरफेस पे फ्लो होता है उसको हम रन ऑफ बोलेंगे। एंड सेकेंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो पानी गर्मी की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो के एटमॉस्फेयर में जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। So precipitation is equal to runoff plus evaporation. In terms of notation, P is equal to R plus E is equal to hydrologic cycle. Right? तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अर्थ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय P इज इक्वल टू R प्लस E। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, अर्थ वाटर सर्कुलेशन होता है, उसमें क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, दैट इज़ द प्रोसेस राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ in the form of precipitation, right? मॉइस्चर कन्वर्ट होता है वाटर में और हमें बारिश के रूप में पानी मिलता है, राइट? सो इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ in form of precipitation. Conveyance of the precipitated water by stream and river to ocean, right? That precipitated water is conveyed or it's stored into the river, ocean, lake and evaporate that water back to the atmosphere due to heat. और जो पानी स्टोर हुआ उसका फिर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा और वो बैक टू एटमॉस्फेयर जाएगा, राइट? तो पहले मॉइस्चर ट्रांसफ़र होगा एटमॉस्फेयर में, वो मॉइस्चर बारिश के रूप में नीचे आएगा अर्थ सरफेस पे, वो स्टोर होगा स्ट्रीम, रिवर, ओशन, लेक में और वापस से वो इवेपोरेट होगा टू द एटमॉस्फेयर, राइट? सो इट इज़ अर्थ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम is nothing but hydrological cycle. So chart the application of hydrology. हाइड्रोलॉजी हमें कहाँ यूज़फुल होगा, फर्स्ट टू फाइंड द रिसोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन द सिटी, राइट? हमें सिटी में या विलेज में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले हमें उसका सोर्स चाहिए रहेगा। सो hydrology is useful to find the groundwater source or surface water source for water supply. Determine maximum flow in the river. With the help of hydrological knowledge, we can find out the maximum flow available in the river throughout the year. To determine suitable site for dam and power generation. Further, the application in engineering terms. With the study or with the help of hydrological knowledge, one can easily find out the site, perfect site for dam construction, for power generation. Next, to determine capacity of reservoir. With the help of hydrological knowledge, we can find out reservoir capacity, water storage capacity of the reservoir. To adopt method of flood analysis and flood forecasting. With the help of hydrological knowledge, with the help of the methods defined, we can analyze the amount of flood, we can forecast future flood. To find availability of water for navigation, also it is useful, the hydrological knowledge is useful to find out the availability of water for navigation purpose. So these are the few applications of hydrology. So in this much
three topic we covered almost 7 to 10 mark क्वेश्चन. कोई बार एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन हाइड्रोलॉजिक साइकिल. इट इज़ वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ नथिंग बट द अर्थ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम और ये इक्वेशन लिख दो. उसके साथ साथ कभी कभी एप्लीकेशन पूछते हैं, बट एज अ सिविल इंजीनियर हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हम हाइड्रोलॉजी क्यों सीखते हैं. तो सिंपली हमें वाटर सोर्स मिलता है, रिवर के बारे में जान सकते हैं, डैम कहाँ कंस्ट्रक्ट करना है वो जान सकते हैं, हम फ्लड भी फोरकास्ट कर सकते हैं और नेविगेशन में भी ये नॉलेज यूज़ होता है. तो ये हमारे नॉलेज के लिए हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं. फाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेसिपिटेशन. अब हम बारिश के बारे में जानेंगे. प्रेसिपिटेशन इज़ अ टेक्निकल वर्ड इन हाइड्रोलॉजी फॉर रेनफॉल. हम उसको नॉर्मली रेनफॉल बोलते हैं, पर यहाँ हम उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन. ये टॉपिक में दो टाइप के टॉपिक डिस्कस होंगे. एक है फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड सेकंड है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये दोनों में आप बहुत कंफ्यूज होंगे. जब एग्ज़ाम में पूछेंगे आपको फॉर्म तो आप लिख दोगे क्लासिफिकेशन, कभी पूछेंगे क्लासिफिकेशन आप लिख दोगे फॉर्म. तो फॉर्म क्या होता है कि जो बारिश होती है वो कौन से रूप में होती है, कौन से फॉर्म में होती है, मतलब पानी के फॉर्म में होती है या फिर बर्फ़ के फॉर्म में होती है, हमें वो देखना है. राइट, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म. और टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब कितने टाइप की बारिश होती है, मतलब कौन से रीज़न से बारिश होती है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर करना. तो पहले हम प्रेसिपिटेशन को डिफ़ाइन करेंगे, वो कौन कौन से फॉर्म में फॉल होता है वो देखेंगे, उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे. So precipitation is defined as the fall of moisture from the atmosphere to the earth's surface in any form. बारिश क्या है? बारिश is nothing but the fall of moisture. मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर से कहाँ आता है, अर्थ सरफेस पे आता है. इन एनी फॉर्म मीन्स इन फॉर्म ऑफ रेन, इन फॉर्म ऑफ स्नो, इन फॉर्म ऑफ ड्रिजल, इन फॉर्म ऑफ ड्यू. राइट, so it is very simple definition. Fall of moisture from atmosphere to the earth's surface in any form is called precipitation. Precipitation और बारिश इन 7 फॉर्म में होती है, जैसे रेनफॉल, स्नो, ड्रीजल, ग्लेज, हेल, ड्यू. अभी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसको, ये फॉर्म को, कि हमें फॉर्म याद रखने हैं. रेनफॉल, स्नो, ड्रीजल, ग्लेज, स्लीट, हेल, ड्यू. इतना तो शायद हमने लिख लिया एग्ज़ाम में. फिर इसको हम इसमें क्या लिखेंगे अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो ये आंसर में आपको लिखना है कि ये जो भी फॉर्म है बारिश का वो कौन से फॉर्म में फॉल होता है. मीन्स कि वो पानी के फॉर्म में आता है, वो स्नो के फॉर्म में आता है, लिख दिया. फिर हमें उसकी डेंसिटी या फिर साइज़, अगर स्नो बोले तो स्नो की साइज़, कि वो जो ड्रॉप्स है जो रेनफॉल की वो कौन सी साइज़ में फॉल होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है. जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि अगर हमें लिखना है रेनफॉल, सो रेनफॉल तो यूजुअली हम इंडिया में रेनफॉल ही देखते हैं, मतलब दैट प्रेसिपिटेशन फॉल इन फॉर्म ऑफ वाटर. बराबर, तो अगर वाटर के फॉर्म में फॉल होता है तो वो जो ड्रॉपलेट है, जो वाटर ड्रॉपलेट, उसकी साइज़ लिखनी है. तो रेनफॉल में हम क्या लिखेंगे, रेनफॉल के अंदर क्या लिखेंगे, दैट द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ रेनफॉल इन इंडिया. इंडिया में तो रेनफॉल ही होता है. और जो साइज़ ऑफ वाटर ड्रॉप है वो लार्जर दैन 0.5 mm. अगर बारिश रेनफॉल के फॉर्म में होती है तो वो जो वाटर ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, उसका डायमेंशन 0.5 mm से ज़्यादा होता है. So this form of precipitation is called rainfall.
And the maximum size of this droplet, this is the minimum size, maximum size is 6 mm. So in form of water the rainfall fall, and if the droplet dimension is between 0.5 to 6 then it is called rainfall, राइट। अगर आपको लिखना है ज़्यादा तो इंटेंसिटी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है 2.5 mm पर आवर। 1 घंटे में 2.5 mm बारिश हो तो उसको हम बोलेंगे रेनफॉल, लाइक दैट। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखना है तो हम इतना लिख सकते हैं कि इन रेनफॉल द वाटर फॉल इन फॉर्म ऑफ water droplets, and droplets dimension are from 0.5 mm to 6 mm, and usually in India the rainfall fall in form of water droplet, right? Second is snow. What is snow? Snow consists of ice crystal. अभी यहाँ पे वाटर के फॉर्म में हुआ, ये सारे फॉर्म्स आइस के हैं। तो यहाँ वाटर के फॉर्म में है तो हम वाटर का ड्रॉप यूज़ करेंगे। अगर आइस के फॉर्म में है तो हमें क्या मिलेगा, उसका क्रिस्टल, राइट। क्रिस्टल के फॉर्म में बारिश होगी। तो स्नो में हम क्या लिखेंगे कि स्नो कंसिस्ट ऑफ आइस क्रिस्टल्स, उसके साथ आइस फ्लैक्स होंगे। प्योर स्नोफॉल नहीं होगा, आइस क्रिस्टल के साथ उसके फ्लैक्स भी होंगे। और यहाँ पे हमें लिखनी है डेंसिटी, राइट। तो हम डेंसिटी एज्यूम यहाँ पे लिखेंगे 0.06 to 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि स्नोफॉल है तो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, उसके साथ आइस फ्लैक्स भी होंगे, और स्नो की डेंसिटी 0.06 to 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। नेक्स्ट, ड्रीजल। ड्रीजल is a fine sprinkle of water droplets. Drizzle is a fine sprinkles of water droplet, size less than 0.05 mm. जो हमने रेनफॉल में ड्रॉपलेट डायमेंशन 0.5 mm से ज़्यादा लिखे हैं, अगर सेम इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल अगर ड्रॉपलेट की साइज़ 0.5 mm से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिजल, राइट। सो फाइन स्प्रिंकल of water droplets size less than 0.5 mm, intensity less than 1 mm per hour is known as drizzle, right? Next, glaze. When rain or drizzle come in contact with cold ground at 0 degrees Celsius, the water drops freeze to form an ice coating called freezing rain. तो ग्लेज क्या है, ग्लेज फ्रीजिंग रेन है। ग्लेज इज़ अ फ्रीजिंग रेन, और उसमें क्या होगा, अगर रेनफॉल और ड्रीजल हो, इफ़ रेन फॉल इन फॉर्म ऑफ रेन और ड्रीजल, एंड अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 डिग्री अराउंड है तो वो क्या होगा, वो जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर एक आइस का कोटिंग बन जाएगा और वो रेनफॉल नहीं रहेगा, वो ग्लेज कहलाएगा, राइट। तो रेन और ड्रिजल कम्स इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, कोल्ड ग्राउंड अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, द वाटर ड्रॉप फ्रीज, और उसको हम बोलेंगे ग्लेज। Sleet. They are frozen raindrops of transparent grain. Again, it is a form of ice, but वो जो frozen raindrop है वो transparent होंगे। कब होंगे, when rain fall through sub-freezing temperature, एकदम ज़्यादा भी टेम्परेचर नहीं हो, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, और जो बारिश होगी उसको हम स्लीट बोलेंगे। फ्रोज़न रेन ड्रॉप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स,
Hail. Precipitation in the form of balls or irregular lumps of ice of size more than 8 mm in diameter. Large size raindrops is known as hail. 8 mm डायमीटर से भी ज़्यादा जो आइस साइज हो तो उसको बोलेंगे हम हेल. Hail occur in violent thunderstorm in which vertical currents are very strong. So it is very dangerous one type of precipitation. Thunderstorm है तो बारिश in form of balls होगी, right? Dew. Dew forms directly by condensation on the ground, mainly during the night, when the surface has been cooled by outgoing radiation. ड्यू वो एक्चुअली कोई रेनफॉल नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, बट इट इज़ सिंपली कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर एट द नाइट टाइम, right? That is known as dew, right? So I hope you get clear idea about the form of precipitation in which rainfall and drizzle, we can say it is in form of water, and only difference is the raindrop size, while snow, glaze, sleet and hail are in form of snow and having a difference of density or the nature of the droplet. And dew is simply the condensation of moisture at the night time due to cold atmosphere. So these are the form of precipitation. Let's discuss next topic, which is very important: classification of precipitation. Three types of precipitation: cyclonic precipitation, convective precipitation and orographic precipitation. Again this is very simple answer. कैसे हम याद रखेंगे? तो हम तीनों टाइप को ये फिगर से याद रखेंगे और फिगर भी एकदम इजी है, राइट? तो आप ध्यान से सुनिएगा. साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन में दो टाइप है, फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल. तो पहले हमें ये याद रखना है कि ये बाइफर्गेशन मतलब कैसे तीनों टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन अलग है एक दूसरे से. तो पहले हमें याद रखना है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. ये सेंटेंस याद रखना है. साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और उसके दो टाइप है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल. तो पहले हम फ्रंटल देखते हैं. फिगर में क्या दिख रहा है आपको? फिगर में दिख रहा है आपको दिस इज़ द अर्थ सरफेस, और एक एरो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो है कोल्ड एयर, एंड सेकंड एरो इज इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज़ वार्म एयर, देन precipitation and clouds. These are the common terms which is used in all figure: warm air, cold air, cloud and precipitation. So अब हम इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे. हमें फिगर में क्या दिख रहा है? What we have seen that warm air is lifted by cold air. Warm air is lifted by cold air. राइट बस हमें इतना ही याद रखना है. फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि व्हेन मूविंग मॉइस्ट वार्म एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय जोन ऑफ कोल्ड एयर. दिस इज वार्म मॉइस्ट एयर is obstructed by the zone of cold air. The warm air rises up to higher altitude where it get condensed and heavy rainfall occur. बस इतना ही आपको ये एक सेंटेंस याद रखना है. क्या? मूविंग मॉइस्ट वार्म एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ जोन ऑफ कोल्ड एयर. उससे क्या होगा? द वार्म
air lifted up to the atmosphere. Then it get condensed and clouds are formed. And then after heavy rainfall occurs, and this type of precipitation is known as frontal precipitation. Very simple. Just you have to remember that warm air is lifted by colder air. तो नॉन फ्रंटल में क्या होगा? नॉन फ्रंटल में हमें क्या दिखता है? जोन ऑफ लो प्रेशर और दूसरा वार्म मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड, राइट? तो हम नॉन फ्रंटल में क्या लिखेंगे? व्हेन द वार्म मॉइस्ट एयर मास रशेस to the zone of low pressure from the surrounding area. A pocket is formed and the warm moist air rises up like a chimney towards higher altitude or towards higher altitude. At higher altitude, this air mass gets condensed, heavy rainfall occurs. This is known as non-frontal. So, what is the difference between frontal and non-frontal? In frontal precipitation, simply the warm air mass is lifted by cold air zone, while in non-frontal precipitation, the warm air mass is lifted by low pressure zone. In this case, the warm air mass is lifted as a chimney, like a chimney, and condensed at higher altitude and heavy precipitation occur, right? So this is the simplest theory of classification of rainfall. Cyclonic precipitation is occurred due to pressure distribution or pressure difference, in which frontal precipitation occurs by lifting of warm air mass by the cold air, and in non-frontal precipitation the warm air mass is lifted like a chimney by a low pressure zone. In both conditions, the warm air mass rises to the higher altitude, clouds are formed and heavy precipitation occur. This is the end, right? Next is convective precipitation. Convective precipitation is occurred due to hot day, ground surface get heated and warm air is lifted to higher altitude and colder air takes its place with high velocity, right? Same thing is happen. In convective precipitation कैसे होगा कि ये जो ग्राउंड की सरफेस है वो गर्मी में मॉइस्चर क्रिएट करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा यहाँ का ग्राउंड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एयर कैसी होगी? वार्म होती जाएगी और वो वार्म होके ऊपर जाएगी और सराउंडिंग की जो कोल्डर एयर है वो उसकी जगह लेगी. सो वो जगह लेती जाएगी, ये ऊपर जाएगी, तो अगेन दैट कोल्डर एयर द वार्मर एयर लिफ्टेड बाय कोल्ड एयर. ओके, तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन. The cyclonic precipitation occurred due to pressure variation and the convective precipitation occurred due to temperature variation. In both cases, the warm air is lifted at higher altitude by colder air, right? So, warmer air is lifted by colder air due to increase in temperature of the Earth's surface. Third is orographic precipitation.
Orographic precipitation is the most important precipitation and it is responsible for most of the heavy rain in India. Orographic precipitation is caused by air mass which strikes some natural barriers like mountain and cannot move forward and hence rise up, get condensed and precipitate. So again in orographic precipitation, the warmer moist air is lifted but by the natural barrier or mountain. In previous to precipitation, the warmer air lifted by the colder air, both, right? In convective and cyclonic precipitation, the warmer air is lifted by colder air, while in orographic precipitation, the warmer air is lifted by the mountain. Then it rises up into the higher altitude, get condensed, clouds are formed, and then it get precipitate rainfall form. Okay, so these are the three simple type or classification of rainfall, which is very important exam point of view. Just you have to remember three concept, that cyclonic precipitation occurs due to pressure variation, convective precipitation occurs due to temperature variation, orographic precipitation occurs in the region of mountain. In all three types of precipitation, same thing happen. What happen? The warmer air is lifted by colder air. But the condition is different. In cyclonic precipitation, the warmer air is lifted by colder air due to pressure variation, while in convective precipitation, the warmer air is lifted by colder air due to increase in the temperature of Earth's surface. While in orographic precipitation, the warmer air is lifted by the mountain. तीनों में पता चल गया है कि वार्मर एयर ही लिफ्ट होती है. नेक्स्ट क्या होता है? दैट वार्मर एयर राइजेज अप टू दी हायर एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर तक जाती है और वहाँ पे फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है. तो उससे वो जो एयर है वो क्लाउड में फॉर्म हो जाती है, डेंस हो जाती है एयर, और वो डेंस होके वेपर बन जाती है और क्लाउड फॉर्म हो जाता है. फिर वो क्लाउड फॉर्म होने के बाद ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है, तभी जाके वो बारिश के फॉर्म में अर्थ सरफेस में आती है. सो वार्मर एयर लिफ्टेड राइज अप टू द हायर एल्टीट्यूड, clouds are forms and then precipitation occurs. So I hope this is very useful session exam point of view, which describe you what is the type of or the classification of rainfall. Thank you.